इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी 1 माह के लिए लगाई गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आजाद नोहड़ियों से। जी आजाद, बताइएगा इस नोटिफिकेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने आलम दीन मौलाना आदिल खान की टारगेट किलिंग में कत्ल और कराची में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र कराची डिवीजन में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदी जो है एडिशनल आईजी कराची की सिफारिश पर लगा दी गई है। ये पाबंदी 1 माह के लिए लगा दी गई है, जबकि इस पाबंदी के तहत काफी बुजुर्ग और खवातीन पर पाबंदी आयद नहीं होगी। कराची में बिगड़ती हुई सूरत पर जो है कंट्रोल करने के लिए तमाम जो मुतल्लिक़ कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको अहकाम जारी कर दिए गए कि फौरी तौर पर इस पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। कराची में बिगड़ती हुई सूरत के पेश नज़र सिंध हुकूमत का पहला इक़दाम सामने आया कि कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका इतलाक सिर्फ कराची डिवीजन पर होगा। ये पाबंदी अमन अमान की सूरत के पेश नज़र लगा दी गई। जी बहुत शुक्रिया आजाद नोहड़ियों अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई से शहरी परेशान हैं, सब्जियां भी गरीबों की पहुंच से दूर हैं। लाहौर में आलू और प्याज 80, भिंडी 150, करेला 140, अदरक 600 रुपए किलो हो गया। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में महंगी सब्जियां, टमाटर 104, टींडा 120, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी। लाहौर में फार्मी अंडे 160 रुपए दर्जन हो गए। ब्रायलर की कीमत भी 19 रुपए फी किलो बढ़ गई। मुर्गी का गोश्त 280 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। कराची के बाजारों में कोई भी चीज सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं हो रही। अंडा हो या टमाटर या सब्जियां, सब महंगी बेची जा रही हैं। महंगी सताई अवाम की हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने की अपील। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हबीब खान। बदलते मौसम की तरह गुजरते दिन के साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियों और अंडे की कीमतें भी उड़ान भरती जा रही हैं, जिसे देखने और रोकने वाला कोई नहीं। मुर्गी और गोश्त खाना तो मुश्किल ही था, मगर अब दालें और सब्जियां भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई। सब्जी महंगी, अंडा महंगा, मुर्गी महंगी, दालें महंगी, चावल महंगा, सस्ती क्या ये बताए। हर चीज़ के लिए आवाम खरीदने के काबिल ही नहीं है, ना बिल पेड करने के, ना सब्जी, दाल, आटा, घी, चीनी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आवाम को लवारस छोड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब जरूरत होती है तो उनके पास आ जाते हैं। बड़े आइटम को तो हमारे कंट्रोल से हार निकला। सब्जी इतनी मामूली चीज़ रखने वाली चीज़ को भी आप इतनी महंगी मिलती है कि आदमी रोज का सालन बनाना मुश्किल होता है। एक माह में मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में 40% तक इजाफा हो चुका है, जिसके बाद फी किलो टमाटर 100 रुपए से 140 रुपए, मटर 250 से 300, लीमू 300 से 350 रुपए, अदरक 450 से 500। इसी तरह प्याज भी 70 रुपए फी किलो बाजारों में फरोख्त हो रही है। महंगाई के सताए अवाम का हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने की अपील के साथ कहना है कि दुकानदारों को सरकारी नर्ख पर चीजें फरोख्त करने का पाबंद किया जाए। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची की सूरत हाल आपने जानी। लाहौर का रुख करें, जहां पर मुर्गी का गोश्त 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। जी, अक्टूबर शुरू होते ही चिकन की कीमतों में होशरबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर एक रोज़ में चिकन की कीमतों में 15 से 18 रुपए इजाफा किया गया, जबकि अगर 10 या 11 रोज़ की बात की जाए तो 11 रोज़ में 50 रुपए से जायद का चिकन की फ़ी किलो कीमत में इजाफा देखा गया है। मैं मौजूद हूँ शहर की जो सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल की, टोलिंटन मार्केट। तो यहाँ पर सरकार की कोई रेट जो है वो नज़र नहीं आ रही। किसी जगह पर भी सरकारी रेट लिस्टें जो हैं वो अवेजा नहीं की गई और ना ही यहाँ पर कोई मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा ना सिर्फ आड़ती भी उठा रहे हैं, दुकानदार भी उठा रहे हैं और मनमानी कीमतों पर जो चिकन की खरीदो फरोख्त है उसका सिलसिला भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मौलाना ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इत्तलात हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया, जो पाकिस्तान के अंदर बहारत की और उसके हलीफों की इमा पर उलमा को निशाना बनाना चाहते थे। यौम अरबाईन चेहलम का दिन गुजर गया और कल मौलाना आदिल खान साहब को निशाना बनाया गया।
हम समझते हैं कि ये एक बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मनों की साजिश है। सिंध हुकूमत को मौलाना को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए थी। अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत ने इतनी बड़ी शख्सियत को इन हालात में भी सिक्योरिटी मुहैया नहीं की। इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। आज सुबह वफाकी वजीर दाखिला मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब से और हुकूमत के जिम्मेदारान से मेरा राब्ता भी हुआ। मोहतरम इजाज शाह साहब से एक तफसीली मुल्क के मौजूदा हालात पर हमने तबादला ख्याल भी किया और आइंदा के लिए हमें क्या इक़दामात करने हैं उस पर भी गौर व खोज किया गया है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो शर पसंद अनासिर हैं, दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद हैं, उनके लिए कहीं पर कोई नरमी का मामला ना है ना होगा इंशाअल्लाह ताला। 70% से जायद आप साहब जो मुजरिमीन हैं जिन्होंने तौहीन या तकफीर की है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे इंशाअल्लाह। पंजाब के अंदर मुहर्रमुल हराम के दौरान 22 FIR हुई थी, 22 के मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। हम न किसी को इस मुल्क में असहाब रसूल व अहले बैत की तौहीन करने देंगे, न किसी को तकफीर करने देंगे। लेकिन ये जो वाकया है कल का, ये बड़ा वाज़े इशारे दे रहा है कि भारत जिसको अफगानिस्तान में एक बुरी शिकस्त का सामना हुआ, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान के अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का कोई किरदार हो। वो अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। आपने तवातुर से ये चीज देखी होगी और ये हमारी इत्तलाआत हैं कि भारत के अंदर बैठकर उनके थिंक टैंक दो चीजों को पाकिस्तान में टारगेट करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान की फौज और एक पाकिस्तान का मजहबी तबका, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि पाक फौज जुग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है और उलमा जो हैं वो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। लिहाजा एक जंग खा वो सोशल मीडिया पे शुरू की जाए, वो पाक फौज के भी खिलाफ है और वो फिरका वाराना तशद्दुद के लिए भी है। पिछले दिनों ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया गया एक मकतबा फिक्र के हवाले से, उसकी तकफीर के हवाले से। जब उसकी तफसीलात जमा की गई तो पता चला कि 90% उस ट्रेंड को चलाने वाले हिंदुस्तान से थे, 90%, और बाज दिगर ममालिक से और पाकिस्तान से उसमें यानी 5,500 के करीब उसमें लोगों ने उसको क्लिक किया। उसमें से 60 या 70 पाकिस्तान से थे, बाकी सारे के सारे जो थे वो हिंदुस्तान से और दिगर ममालिक से थे। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हम यूनियन काउंसिल की सतह पर इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल कायम कर रहे हैं जो मरकज तक लेकर जाएंगे, और जो रबत है, एक गैप है जो, उसको खत्म किया जाएगा उलमा का और मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के लोगों का इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ। इसी तरह मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने अब तक 106 केसों के फैसले किए हैं। मैं आज आपके जरिए एक अपील करना चाहता हूं मां बाप से भी, खुताबा से भी, कि जज्बाती और पुरतशद्दुद
اور عوام الناس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا خطیب ذاکر اور واعظ مقرر جو فرقہ وارانہ تشدد پہ مبنی تقریر کرے، عوام خود کھڑے ہو جائیں گے، ہم نہیں سننا چاہتے، عوام اسے سٹیج سے نیچے اتار دے۔ اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم ملک کے اندر فرقہ وارانہ منافرت نہیں چاہتے، تو کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں پر تشدد پھیلائے۔ اور یہ تشدد پھیلانے والے یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا پاکستان سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنے وطن کے لیے علماء اور مشائخ نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، ہماری فوج نے، ہماری عوام نے، ہماری مساجد، ہماری امام بارگاہیں، چرچ، سکول، ہماری صحافی برادری کے دوست، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہم آئندہ بھی قربانیاں دے کے اپنے وطن کا استحکام جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ پاکستان میں آج آپ کو چاروں مکاتب فکر کے یہاں نمائندے نظر آ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کراچی بھی جا رہے ہیں اور وفاقی سطح پر بھی جو ہے علماء مشائخ کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہاں پر بطور معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی کے علماء و مشائخ کا کہ آج پرامن انداز سے وہاں پر آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ تھے جنازے میں، لیکن کوئی کسی نے پتھر بھی کسی جگہ نہیں مارا۔ یہی ہمارا رویہ ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اخلاق ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم باہمی اتحاد سے اس سلسلے کو آگے رکھیں گے۔ قاتل جو ہے وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا کل کا واقعہ جو ہے وہ بھارت اور اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو معاون ہیں، جو پاکستان میں عدم استحکام کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈانڈے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیے آج کا جو ان کا جنازہ ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے سب کو کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ آپ تمام اکابرین کے گزشتہ رات سے اب تک جو آپ لوگوں نے بیانات چلائے ہیں، آپ کو کہیں نظر آیا ہے فرقہ واریت اس میں؟ محرم الحرام، یہ میں الحمدللہ 35 سال سے ہم اس فیلڈ میں ہیں اور 7.5 سال اس صوبے کا داخلہ امور میرے پاس تھے۔ جتنا سینسٹیو یہ محرم تھا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن جتنا تعاون اس محرم میں ایک دوسرے کے ساتھ تمام مکاتب فکر نے کیا ہے، یہ بھی ایک مثال ہے۔ اس لیے کوئی طبقہ نہ حکومت کے سامنے مذہبی کھڑا ہے اس معاملے میں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، سراج الحق صاحب ہوں، علامہ ساجد علی نقوی صاحب ہوں، یا باقی ملک کی مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، ساجد میر صاحب ہوں، اس ملک کے امن کے لیے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب ایک ہیں۔ ایک ایک کر لیے، باقی بھی ہے۔ لاہور میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتا ہے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلے، حکومت اور علماء نے مل کر بھارت کی سازش ناکام بنائی، شرپسندوں اور انتہا پسندوں کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مبینہ ایڈوائزر اون شاہ کی لاہور کے ڈی ایس پی سے فون پر بدتمیزی، ٹرانسفر کرنے کی دھمکی دے دی۔
डीएसपी गार्डन ने थाने के रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज कर ली। मजीद तफसीलात आबिद चौधरी से जान लेते हैं। जी आबिद चौधरी, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि डीएसपी गार्डन टाउन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुबैना एडवाइजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दिया। रिपोर्ट जो है वो जन 24 को मौसूल है, जिसमें दर्ज किया गया है कि 10वीं नंबर पर कॉलर ने डीएसपी को अपना नाम ओनशाह बताया और अब इनके घर में इमरजेंसी है और इनके घर पर जाने पर रहा, जिस पर पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची तो यहाँ पर ओनशाह की जानिब से कहा गया है कि सलमान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वजह से डीएसपी का कहना है कि जब पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो ओनशाह की जानिब से उन्हें कॉल मौसूल हुई कि ओनशाह को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर इनका कहना था कि दरखास्त दी जाए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी गार्डन टाउन की जानिब से रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें उनका कहना है कि ओनशाह ने दुबई के नंबर से उन्हें कॉल की, जिसका कहना था कि वो दुबई में और उमरा के लिए जा रहा है और अगर वो सलमान को गिरफ्तार नहीं करते तो वो इनकी ट्रांसफर करवा देगा और बदतमीजी की। डीएसपी का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और इस वक्त मजीद तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात मुकम्मल होने पर ओनशाह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी अपडेट करने के लिए। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर लीं। ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज कल लंदन से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। लंदन के हिथरो एयरपोर्ट से लाहौर के लिए 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर परवाज रवाना होगी, जबकि परवाज 13 अक्टूबर की सुबह लंदन से लाहौर पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर भी तैयारियां मुकम्मल कर दी गईं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ब्रिटिश एयरवेज का लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कल पहली परवाज जो है वो लंदन से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी, जिसमें 300 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद होंगे, जबकि परवाज 13 अक्टूबर की सुबह लंदन से लाहौर पहुंचेगी। जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर बरतानवी सफारती अमला और सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान मुसाफिरों का इस्तकबाल करेंगे। ब्रिटिश एयरवेज लंदन से लाहौर और लंदन के लिए हफ्ते में 4 परवाजें ऑपरेट करेगी और बरतानिया की फजाई कंपनी ब्रिटिश एयरवेज ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर के लिए बराह रास्त फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था और इसमें जो जदीद तरीन बोइंग तैयारे हैं। उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की तकरीर वायरल। तकरीर में हसन मुर्तज़ा ने महंगाई, करप्शन में हुकूमत के किरदार को दिलचस्प पैराए में बयान किया। हसन मुर्तज़ा ने गांव के चौधरी और गामे मिरासी का लतीफ़ा सुनाया। जनाब स्पीकर, एक पिंड दा चौधरी सी, उन्होंने नाल दे पिंड च ना कोई न्याज लंगर खाण की दावत मिल गई, उन्हें कबूल कर ली, तुर गया उत्थे नाल अपना गामा मिरासी भी लै गया। उत्थे गया तो उन्होंने कहा भी जनाब ए वरतारा भी तुसी, उन्हें वो भी कबूल कर लिया, देख ते बह गया वरतान लई, गामा मिरासी नाल बह गया। हुण या देख दा ढक्कना खुलिया ते गामे नूं छोटे गोश्त दी ते ओ देसी घ्यो दी ते थोम प्याज ते इहदी खुशबू आई, उठा तो ऑटोमैटिकली लैन च लग गया। उन्हें आख्या चोरी ने, गामिया तू मेरे ज़हन च पुत्र है तो आ जा। वो इशारा निकल के फिर बह रहा। वो देख सर जी मुक गई, दूई शुरू हुई, गामे दियां हसरतां वधियां, वो फिर लेने लग गया। चोरी आख्या पुत्र तेनू आख्या तू मेरे ज़हन च, इधर आके बह जा। वो बह गया। फाइनली 3 देग ते आखिरी देग का जो ढक्कन खुलिया ना ते गामा फिर जा लेने लगा। ते चोरी आख्या गामिया तू मेरे ज़हन च इधर आ जा। गामे आ गया जनाब मैनू बच्चियां वालिया किवें ज़हन चू कढ, देग भी मुकदी पई है ते मैनू ज़हनों कढ खुदा दा वास्ते। चौधरी बरादरान ने मौलाना आदिल की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया है। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना हनीफ जलंधरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की। चौधरी बरादरान ने मौलाना आदिल की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना हनीफ जलंधरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप लोगों से भी तो आप उन सबको यही बात बता रहे कि हम जमात इस्लामी में शामिल है। जमात इस्लामी वो तहरीक है, जमात इस्लामी
وہ کاروان ہے جس کا آغاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیا تھا، اور جس عظیم مقصد کے لیے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ انسان کامیاب ہو اور ایک انسان دوسری انسان کی بندگی سے آزاد ہو۔ اسلام آزادی کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسان کو عزت دیتا ہے، اسلام انسان کو خودی سے نوازتا ہے، اسلام انسان کے دل کو ایمان کی نور سے منور کرتا ہے، اسلام انسان کو منزل بتاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے بنیادی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ سب اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش اور امتحان بنا کر یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ ہماری صلاحیت ہے، یہ جو میں بولتا ہوں، زبان ہے میری، یہ جو آپ سنتے ہیں، کان ہے آپ کے، یہ تمام تر چیزیں اللہ کی امانت ہے۔ تو آپ اس وقت کامیاب ہوں گے جب اللہ کی ان امانتوں کو اللہ کے ہدایات کے مطابق استعمال کرے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے بے وفائی کی، اگر آپ نے غداری کی تو یہ خیانت ہے، اس خیانت کے بدلے میں آپ کو سزا ملے گی، اور اس کا حق ادا کرنے کے بدلے میں آپ کو جزا اور انعام ملے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جماعت اسلامی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح، پیپل پارٹی کی طرح، مسلم لیگ کی طرح، پی ٹی آئی کی طرح کوئی پارٹی نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ عمر کوٹ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر جوان خیر محمد پنہور کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے وانا کے مقام پر 2017 میں وطن دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امین ریپلائی سے۔ جی امین، بتائیے گا۔ جی بالکل، قربانیاں تو ہر انسان اپنی زندگی میں دیتا آیا ہے، لیکن ملک اور قوم کے لیے جو قربانی ہے وہ لازوال بن جاتی ہے، تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ شہید خیر محمد جو کہ پاک آرمی میں 2014 میں ریکروٹ ہوا تھا اور 2017 میں وانا میں دشمن سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمائی۔ میں اس وقت موجود ہوں شہید کے گھر میں، جہاں پر ان کے والد صاحب مبارک پہوت صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کے احساسات کیا ہیں۔ میرا تو ایک بچہ تھا، وہ قربان ہو گیا یہ پاکستان کے لیے، دوسرا ہوئے 10 تو میں تو چھوڑ دیتا، میں تو قربان دیتا۔ یہ خیر محمد ہمارا اکیلا ہی بھائی تھا، اکلوتا بھائی تھا، مگر ہمیں یہ خوشی بھی ہے ہمارا بھائی شہید ہوا اپنے ملک کے لیے، اسے شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے روح کو جنت عطا فرمائے۔ جی بالکل، کتنا جذبہ ہے، ایک ہی بیٹا لیکن ملک اور قوم کے لیے شہید ہوتا ہے تو ان کو فخر ہوتا ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ اگر میرے 10 بھی بیٹے ہوتے تو بھی میں ملک اور قوم اور پاکستان کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، اور میرے بیٹے کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے، پاکستان کو ہمیشہ قائم ہے۔ بہت شکریہ۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔